नमस्कार। संतोष पाठक ऑफिशियल पर आपका स्वागत और अभिनंदन। हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी और तमाम दर्शकों को नमस्कार। बिहार के चुनाव में एक एक पल, एक एक वक्त निगाह रखनी पड़ेगी। कब कौन सी खबर आ रही है, कौन सी खबर किस ओर जा रही है, किसकी नाव डगमगा रही है और किसकी नाव किनारे की ओर जा रही है। आज 30 अक्टूबर हो गया है। अब 31, 1, 2, 3, 4 यानी अब 5 दिन का चुनाव प्रचार बचा है। और आज नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कुछ क्या कर दें, हमेशा अपनी बातों को लेकर जाने जाते हैं। उन्होंने आज बिहार में एक ऐसा काम कर दिया है जिससे पूरी भारतीय जनता पार्टी हैरान रह गई है। और दिल्ली से लेकर पटना तक धमा चौकड़ी मची है। कोई हवाई जहाज से आ रहा है, कोई किससे बताएं, सफर में कई जल्दी है, बस जल्दी पहुंच जाए और एक बार नीतीश सिंह कुमार से रूबरू हो जाए, एक बार बातचीत हो जाए, उनसे मंसूबा पूछ ले चाहते क्या हो। इधर बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर चले जाए, सबसे बड़ी पार्टी का तमगा हमें हासिल हो जाए। और नीतीश कुमार इस बात पर जुटे हैं कि बीजेपी तीसरी नंबर पर चली जाए, भले ही आरजेडी पहले नंबर पर चली जाए, चाहे नंबर 2 हो जाए। अब इस पूरी उठापटक में आज नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, जोर से गए थे, ताकत से गए थे। और नरेंद्र मोदी की रैली में मंच पर नीतीश कुमार नहीं थे। भाई खबर तो खबर है। जैसे कल एक वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद पूरे एडिट करा दिए गए वीडियो चैनल्स तक पर अमित शाह का, कि उन्होंने कह दिया तब से नीतीश भन्नाए हुए हैं कि जदयू को भी आपने सीधा सीधा मंच से ऐलान दे दिया। हालांकि अमित शाह की आवाज उसी फ्लो में गिरती चली गई। अब इस सब के बावजूद सीधा संतोष जी के पास पहुंचेंगे। संतोष जी, क्यों नहीं गए नीतीश मोदी के मंच पर? पूरे बिहार में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि परसों उन्होंने कहा था कि 2 दिन में बताइए करना क्या है, अन्यथा बिहार में वो इबारत लिख दूंगा जो लिखने वाले भी कांपेंगे कि किसने कहा किया ऐसा। देखिए शिव जी, बिल्कुल सीधे हम एजेंडे पे आ जाते हैं, मुद्दे पे आ जाते हैं। कल अमित शाह ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री की और बिहार में मुख्यमंत्री की जगह खाली नहीं। तो दो नेता हो गए, एनडीए गठबंधन के दो नेता हो गए। देश में नरेंद्र मोदी है और बिहार में कौन? नीतीश कुमार। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे बिहार में। दो चुनावी रैलियां उनको संबोधित करनी थी। एक उन्होंने मुजफ्फरपुर में की और एक लालू यादव के परिवार के गढ़ छपरा यानी सारण में। और इन दोनों रैलियों में उन्होंने बहुत सारी बातें कही, लेकिन तमाम लोगों की जो नजरें ढूंढ रही थी, वो किसको ढूंढ रही थी? बिहार विधानसभा चुनाव, एनडीए गठबंधन के नेता के तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न तो मुजफ्फरपुर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में पहुंचे, न ही लालू यादव के गढ़ छपरा और सारण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में पहुंचे। और क्यों नहीं पहुंचे, अंदर की खबर लेकर मैं आपके सामने आया हूं। कल जिस तरह से अमित शाह ने दरभंगा की रैली में यू टर्न कर लिया, उसके बाद जब दूसरी जगह की रैली में गए तो उनके मुंह से कुछ निकलते निकलते रह गया, थोड़ा सा निकल गया, आवाज मध्यम हो गई। लेकिन अभी तक जो नीतीश कुमार साहब का सीधा सीधा कहना है कि भैया खुलकर कहने में क्या दिक्कत है, खुलकर बोलने में क्या दिक्कत है। उन्होंने संदेशा भिजवाया प्रधानमंत्री के पास कि आप आ तो रहे हैं, लेकिन आपके मंच पर मैं तभी आऊंगा जब आप खुलकर कहेंगे कि हम नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और नारे लगवाएंगे फिर एक बार नीतीश सरकार। कोई संतोषजनक जवाब प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं दिया गया। और फिर उसके बाद नीतीश कुमार ने फैसला कर लिया, नीतीश बाबू ने फैसला कर लिया। और नीतीश बाबू ने सीधे सीधे फैसला कर लिया कि मैं प्रधानमंत्री की रैली में नहीं जाऊंगा। तो प्रधानमंत्री की रैली में चिराग पासवान नजर आए, प्रधानमंत्री की रैली में राजीव प्रताप रूडी नजर आए छपरा में मंच का संचालन करते हुए। हालांकि जब प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचे तो बड़ी अजीब सी नजरों से उन्होंने राजीव प्रताप रूडी को घूरा और फिर मुस्कुरा दिए। अब पता नहीं कंस्टिट्यूशन क्लब के चुनाव को लेकर मुस्कुरा दिए या क्या मुस्कुरा दिए, लेकिन वो मुस्कुरा दिए। उसके बाद देखिए कहां मामला अटक रहा है, मैं फिर देता हूं।
कि अमित शाह का यू टर्न, फिर अमित शाह का बदलना, चिराग पासवान का ये कहना कि हाँ नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। आज चिराग पासवान दूसरा राग अलापते हुए नजर आए कि देखिए ये तो है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन चूंकि परंपरा होती है, तरीका होता है, इसलिए विधायक जो होंगे वो चुनाव जीते हुए विधायक मुख्यमंत्री का फैसला करेंगे, मुख्यमंत्री को तय करेंगे। मतलब सुर बदलते हुए नजर आ तो बदलते हुए नजर आए। नीतीश कुमार ने चूड़ी टाइट कर दी, लेकिन नरेंद्र मोदी का भाषण लिखकर जिन्होंने दिया वो पीछे नहीं हटे। आज मंच पर नरेंद्र मोदी गए, लालू राज की याद दिलाई, कुशासन की याद दिलाई, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि नीतीश सरकार बनानी है। उन्होंने कहा एनडीए सरकार बनानी है, एनडीए सरकार का गठन करना है, एनडीए सरकार को जिताना है। यानी वो भी खुलकर नीतीश कुमार का नाम नहीं ले रहे थे। और अब सीधे सीधे जो है वो 14 घंटे का समय, 14 घंटे का समय एक तरह से अब नीतीश कुमार ने दे दिया है भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, और सीधे सीधे कह दिया भैया अब हम झेलने को तैयार नहीं है। या तो आप ऐलान कीजिए या फिर देखिए कि मैं क्या करता हूं, कैसे करता हूं। और बिहार की चुनावी रैली में थे जेपी नड्डा साहब, दौड़े दौड़े पटना पहुंचे। और ये 14 घंटे क्यों है, जरा मैं वो भी आपको बता देता हूं, ये 14 घंटे का वक्त क्यों दिया है। हालांकि इंडिया गठबंधन ने बढ़त मान ली है, मुख्यमंत्री के ऐलान पे भी, साझा घोषणा पत्र पे भी। कल सुबह, शिवजी मैं दर्शकों से कहूंगा ध्यान से सुने, कल सुबह 9:30 बजे एनडीए गठबंधन का साझा घोषणा पत्र जारी होना है। और अभी जो कार्यक्रम में बदलाव हुआ है उसके मुताबिक उसमें नीतीश कुमार को रहना है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जाएंगे, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले खेल ना कर दे। चिराग पासवान रहेंगे, उपेंद्र कुशवाहा रहेंगे, जीतन राम मांझी रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार अड़ गए हैं कि या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले या प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपको ये बोलना पड़ेगा कि एनडीए गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। और इस तरह का उनको जब आश्वासन नहीं मिला, इस तरह का जब उनको वादा नहीं किया गया, तो सीधे सीधे आज उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की रैली से किनारा कर दिया कि मैं प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर नहीं जाऊंगा। तो 14 घंटे का वक्त, अमित शाह क्या खेला करेंगे, नरेंद्र मोदी क्या फैसला करेंगे, और जेपी नड्डा कौन सा संदेशा लेकर पटना गए हैं, और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस धमाकेदार। 14 घंटे में क्या होगा, ये आज की रात जो है ना, वो कहते हैं ना कि एक रामायण में जो रामानंद सागर साहब का जो रामायण था उसमें लिखा गया था यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो आज की रात बिहार के चुनावी मिजाज के हिसाब से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रात रहने वाली है। शिव जी, चुनाव तो हर पल एक नया इबारत लिखता है, एक नई बात लिखता है। बताते हैं जो चुनावी पंडित हैं, चुनावी विशेषज्ञ हैं, वो बताते हैं कि चुनाव किस एक पॉइंट पर किस एक बात पर घूम जाए कोई भरोसा नहीं होता है। आज योगी आदित्यनाथ की भी कोई जनसभा नहीं है, प्रधानमंत्री हैं वहां, नाचने की बात बड़े जोर शोर से चली। एक पत्रकार ने पूछा है, अपने ट्विटर पर वोट कराए हैं, पत्रकार बीजेपी समर्थित हैं, उसमें उन्होंने पूछा कि बताइए देश की नाचने वाली पार्टी कौन सी है, तो उसमें 61% से ज्यादा लोगों ने वोट किया है कि बीजेपी नाचने वाली पार्टी है। प्योर भाजपा समर्थक पत्रकार हैं, अंधभक्त हैं, किसी भी बात को लेकर पिल पड़ते हैं, बदतमीजी करते हैं, रोज रोस्ट करते हैं, कभी होस्ट करते हैं, कभी घोस्ट करते हैं। लोग उन्हें गालियां लिख रहे हैं कि अब इसे डिलीट मत करके भाग जाना, इसका परिणाम बताना। आज ये सब चीजें संतोष जी सामने आ जाती हैं, और फिर जब चुनावी परिणाम आते हैं तो वो एक तरफा होते हैं। जनता नाराज, सोशल पे नाराज, जमीन पर नाराज, आसमान में नाराज, हवा में नाराज, घर में नाराज, द्वार पर नाराज, दुकान पर नाराज, बाजार में नाराज, समाज में नाराज, फिर खुश कहां की। परिणाम आते हैं तो ऐसे आते हैं कि आप चौंक जाते हैं। 90% स्ट्राइक रेट होता है। हरियाणा में प्रधानमंत्री जी लोगों को खोज रहे थे, कुछ लोग मिल जाते तो अपने दिल की बात कह लेते, मन की बात कह लेते, कुछ उन्हें समझा लेते। और लोग नहीं मिल रहे थे, उन्होंने सभाएं कैंसिल करना शुरू कर दिया, और परिणाम आया तो फिर वही एक तरफा। कल छोटे ठाकरे यानी आदित्य ठाकरे कह रहे हैं
कि साहब यहां तो एक ही बल्दियत के कई लोग हैं, एक ही वोटर के, एक ही नाम के कई वोटर हैं, एफआईआर लगातार जारी है। प्रशांत किशोर के 2-2 वोट हैं, वो कह रहे हैं दम है तो गिरफ्तार कर लो। संतोष जी 20 साल का, दिल्ली की मुख्यमंत्री 20 साल का रोना रो रही है। 20 साल से जो सरकार है उसने बिहार को बर्बाद कर दिया, भूल गई। स्क्रिप्ट या तो किसी ने उल्टी लिख दी या फिर उल्टी थमा दी। उनके भी गृह दशा ठीक नहीं है। उन्होंने एक यमुना बनाई पैरेलल प्रधानमंत्री जी को नहलवाने के लिए, न प्रधानमंत्री जी गए, न वो क्या कहते हैं, न विशाले सनम, न सनम मिले न विशाले सनम, क्या है वो कहावत, हमें याद नहीं आ रही है। तो न कहीं ना खुदा नहीं मिले ना मिसाले सनम, ये कहावत है। और एक सबसे बड़ी बात जो है सिद्धि, देखिए बिहार की हालत पता है क्या है। राकेश सिन्हा साहब है ना बेगूसराय वाले, अभी जेपी नड्डा साहब वहां जनसभा कर रहे हैं। बेगूसराय उन्हें से भी दो गिरिराज सिंह जगह सांसद है। उन्हें भी दो जगह लड़ना पड़ता है। पहले नहीं समाज में नहीं, अपने अब तक पहुंचना है, फिर गिरिराज सिंह से लड़े। अब आगे बताता हूं मैं। गिरिराज सिंह जो बेगूसराय से अभी जेपी नड्डा साहब जनसभा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी जाकर पहले वहां जनसभा की थी कुछ दिन पहले। राकेश सिन्हा राज्यसभा के सांसद मनोनीत किए गए थे, बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए, अभी लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। बार बार इस बार टिकट मिला नहीं। कल वो गांधी सेतु में भयानक जाम में फंस गए थे। कई बड़े नेता हाजीपुर से जो पटना जाते हैं और पटना से जो हाजीपुर जाता है, कई बड़े नेता, कई बड़े पत्रकार उस भयानक जाम में फंस गए। मैं भी फंसा था जब मैं 2010 का विधानसभा चुनाव कवर करने गया था। तो 2010 से लेकर 2025 तक हालत सुधरी नहीं है। ये बिहार की दशा और दिशा है। लेकिन एक बात आप समझिए कि दिक्कत क्या हो रही है। नीतीश कुमार को किस बात का डर सता रहा है, उस डर को समझना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर किस तरह का खेला चल रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जो कि वर्तमान में गृह मंत्री हैं, उनके डिप्टी है नित्यानंद राय साहब। अच्छा, बहुत नित्यानंद राय साहब, जरा मैं बता देता हूं जो जाति पाति में यकीन नहीं रखते हैं, नित्यानंद राय यादव। तो यादव के अगेंस्ट यादव खड़ा करने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत ज्यादा शानदार काम वो कर नहीं पाए, तो प्रदेश अध्यक्ष हटा दिया, केंद्र में लिया है। लेकिन अमित शाह के मन में है कि वो नित्यानंद राय को ही बिहार का मुख्यमंत्री बनाए। और क्यों बनाए, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार में जो आबादी का समीकरण है, जो जातीय सर्वेक्षण करवाया था नीतीश कुमार की सरकार ने, इसमें जो अत्यंत पिछड़े वर्ग है 36% है, ओबीसी जो है 27% है, अनुसूचित जाति 19.65% है, सामान्य वर्ग 15% है, अनुसूचित जनजाति 1.68% है। लेकिन इसमें एक बड़ी संख्या, जो बड़ी तादाद है यादव मतदाताओं की, 14.26%। और ये 14.25% मतदाता यादव मतदाताओं के बल पर ही किस तरह से राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव के परिवार ने राज किया, उसमें सेंध लगाने की कोशिश में ये जुटे हुए हैं। अब नित्यानंद राय साहब जो भीतरघात करने की बात कही जा रही है, मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि सम्राट चौधरी से छुटकारा पाना चाहती भारतीय जनता पार्टी। तो नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, मतलब ये अजीब तरह का खेला चल रहा है कि अपने ही लोगों को हराने की कोशिश की जा रही है। और जब इस तरह की कोशिशों की खबर नीतीश कुमार तक पहुंची तो वो चौंक गए। उनको लग गया ये तो खेल दूसरा हो रहा है। अब खेल दूसरा कैसे हो रहा है ये भी जरा समझ लीजिए। पिछली बार चिराग पासवान का इस्तेमाल किया गया, 115 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड लड़ी, लेकिन 71 से घटकर वो 43 पर आ गई, और सिर्फ 110 सीटों पर लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी 53 से बढ़कर 74 पर पहुंच गई। यही आंकड़ा नीतीश कुमार की नींदें उड़ाने वाला है, क्योंकि इस बार 101 सीट पर बीजेपी लड़ रही है, 101 सीट पर नीतीश कुमार लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह, जब मैं भारतीय जनता पार्टी यहां रख रहा हूं, तो अमित शाह का टारगेट है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरे, क्योंकि पिछली बार 74 सीटें तो जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने नहीं आ पाए थे, क्योंकि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी वो राष्ट्रीय जनता दल थी। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने रसूख, अपने प्रभाव को बचाकर रखा था, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ने जो सीटें जीती थी, 75 सीटें जीती थी, यानी भारतीय जनता पार्टी से एक सीट ज्यादा जीती थी, तो भारतीय जनता पार्टी खेल कर नहीं पाई। अब भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि नीतीश तो नंबर 2 की भूमिका में रहे, लेकिन वो नंबर 1 की भूमिका में आ जाए, चाहे 75 हो, चाहे 76 हो, चाहे 78 हो, चाहे 80 हो, चाहे 70 हो, किसी भी तरह से जेडीयू भी नीचे रहे और राष्ट्रीय जनता दल भी नीचे रहे। अब ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में अगर वो आ जाएंगे तब क्या होगा। अब मैं आगे बता देता हूं जो नीतीश कुमार का डर है। राजभवन में बैठे हुए आरिफ मोहम्मद खान साहब अमित शाह के आदमी हैं, केंद्र सरकार के आदमी हैं, भारत सरकार के आदमी हैं, और सक्रिय राजनीति से उनका मोह कभी छूटता नहीं है। राज्यपाल के रूप में भी वो सक्रिय रहते हैं,
नीतीश कुमार के लिए उनके गांव तक चले गए थे। वो अति सक्रिय, हालांकि बाद में नीतीश कुमार ने थोड़ा सा टाइट किया, तो थोड़ी सी उन्होंने अपनी सक्रियता कम की, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में आ जाएगी, राजभवन का इस्तेमाल होगा और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में आरिफ मोहम्मद खान साहब भारतीय जनता पार्टी को इनवाइट कर लेंगे। और इसीलिए जो खुलकर नहीं कह रहे हैं ना नरेंद्र मोदी, जो खुलकर नहीं कह रहे हैं ना अमित शाह कि एनडीए गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार उम्मीदवार होंगे मुख्यमंत्री पद के, ये इसीलिए नहीं कह रहे हैं ताकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरे, राजभवन इनको बुलाए और जैसे ही राज्यपाल इनको बुला लेगा, ये सरकार का गठन कर लेंगे, उसके बाद तो केंद्र सरकार अपनी, राज्यपाल अपने, राज्य में मुख्यमंत्री अपने, और फिर जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी से बार्गेन होगा कि भैया तो समर्थन दे दो, हमने तो इतने साल समर्थन दिया। या फिर उसमें संजय झा और राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह का इस्तेमाल किया जाएगा, जेडीयू को तोड़ा जाएगा, या जेडीयू को ऑफर दिया जाएगा कि नीतीश के बाद कौन। भाई ऑफिशियली तो उन्होंने अपने बेटे निशांत को लॉन्च किया नहीं है, तो फिर यहां तक कहा जाएगा कि आप अपने जनता दल यूनाइटेड का भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दो। ये बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन इसी तरह का ऑफर एक बार जयंत चौधरी को भी दे चुके हैं, इसी तरह का ऑफर वो चिराग पासवान को भी दे चुके हैं, लेकिन उनके मुकाबले ज्यादा बड़ी पार्टी जो है वो नीतीश कुमार को इस तरह का ऑफर देंगे, या तो अपनी पार्टी को मिला लीजिए हमारे में, या फिर आप हमें समर्थन दीजिए, और नहीं तो फिर आपकी पार्टी को तोड़ने में हमें कोई गुरेज नहीं होगा। जब हमने अपने सबसे पुराने साथी शिवसेना को तोड़ दिया, तो फिर आपको तोड़ने में क्या गुरेज है। तो यही नीतीश कुमार को डरा रहा है, और इसलिए नीतीश कुमार ये चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अपने मुंह से मेरे मुख्यमंत्री पद की दावेदारी, उम्मीदवारी का ऐलान करे। वो प्रधानमंत्री ने करने से मना कर दिया। आज नीतीश कुमार उनके मंच पर जाने से इनकार कर चुके हैं, और कल सुबह 9:30 बजे पटना में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, अब हमें ये देखना होगा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा अब रहेंगे, ताकि देखें कि कोई गड़बड़ नहीं होगी, अचानक कोई गड़बड़ की सिचुएशन आएगी, क्योंकि महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, मुकेश सहनी पहुंचे और वो खड़े हो गए कि मैं नहीं जाऊंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब तक मुझे उप मुख्यमंत्री पद का ऐलान नहीं करोगे मेरे लिए। अशोक गहलोत ने ऐलान किया, पता लगे कल नीतीश कुमार होटल पहुंच जाए और कोप भवन में जाके बैठ जाए कि नहीं, पहले मेरे मुख्यमंत्री पद का ऐलान करो, फिर साझा घोषणा पत्र के बारे में देखेंगे। तो जेपी नड्डा को रहने को कहा गया वहां पे। चिराग पासवान अपनी पार्टी के मुखिया, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के, तो वो रहेंगे। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के मुखिया जो है वो जीतन राम मांझी रहेंगे, उनके बेटे वहां पर मौजूद रहेंगे, और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उपेंद्र कुशवाहा वहां मौजूद रहेंगे। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां मौजूद रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। जेडीयू की तरफ से उनके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा तो मौजूद रहेंगे, और जेडीयू के कोटे से केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बने राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह भी मौजूद रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार की मौजूदगी तभी होगी जब नीतीश कुमार की बात जो है, नीतीश कुमार की जो मांग है, वो देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब और अमित शाह साहब स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अमित शाह तो किसी और को मुख्यमंत्री बनाने के मिशन में लगे हुए हैं। तो अगले 24 घंटे बिहार की राजनीति के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चलिए देखेंगे, हम तो पल पल निगाह बनाए रखेंगे कि 24 घंटे में किसकी कुर्सी जाएगी, किसकी बचेगी। क्या नित्यानंद राय को मुख्यमंत्री तक की कुर्सी का सफर आसानी से मिल जाएगा? क्या तेजस्वी यादव के सामने आई कुर्सी फिर खींच ली जाएगी, या नीतीश अपनी कुर्सी बनाने में बरकरार सफल बने रहेंगे? चिराग पासवान की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, या फिर कुछ सीटों पर सिमट जाएंगे? जीतनराम मांझी अपनी पुरानी सल्तनत बचा पाएंगे? क्या एक बार फिर जीरो पर आउट हो जाएंगे? उपेंद्र कुशवाहा क्या खाता खोल पाएंगे, या फिर अपनी 6 की 6 बरकरार करेंगे, या फिर क्या होगा? आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इधर जीतन राम मांझी पिछली बार 7 पे लड़े थे शिव जी, और 4 सीटें उन्होंने जीती थी, और 11 सीटें जो थी वो सब एनडीए गठबंधन में शामिल थे। वीआईपी वाले मुकेश सहनी उस 11 सीटों में से वो भी 4 जीते थे। हालांकि बाद में उनके सारे विधायक जो थे वो बीजेपी में चले गए, उनको अकेला छोड़ के, और अभी वो इंडिया गठबंधन के साथ है। तो एक अलग बात। और एक जानकारी और मैं दर्शकों को दे दूं, बड़ा अच्छा, जब हम डिबेट कर रहे थे तो बिहार के बैंकिंग सेक्टर से जुड़े एक बड़े धुरंधर व्यक्ति ने मुझे कहा कि भैया नीतीश साहब ने तो बड़ा खेल कर दिया। मैंने पूछा क्या खेल कर दिया, तो उन्होंने कहा कि देखिए 10-10 हजार रुपए दिए ना बिहार के महिलाओं के खाते में, तकरीबन 1.25 करोड़ महिलाओं को दिए। शिव जी, मैं दर्शकों से कहूंगा इसको ध्यान दे थोड़ा सा, कि 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं। यानी हर विधानसभा में औसतन एवरेजन जो है वो 50,000 महिलाओं को भेजा गया है। लेकिन जेडीयू जिन 101 सीटों पर लड़ रही है उसमें लगभग शिव जी ध्यान से मैं बता रहा हूं,
जेडीयू जिन 101 सीटों पर लड़ रही है, वहां जो 10-10 हजार रुपए खाते में भेजे गए हैं पर विधानसभा 60,000 से लेकर 75,000 के बीच में, 80,000 के बीच में है। और वहीं जहां भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन में शामिल बाकी राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं, वहां 25,000 महिलाओं के खाते में गया है। यानी नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के धोखेबाजी का एहसास बहुत पहले से था, और इसलिए नीतीश कुमार ने अब ये महिलाओं को जो 10-10 हजार रुपए दिए हैं, उसमें भी अपनी पार्टी का खासा ध्यान रखा है। और प्रधानमंत्री की सभाओं को लेकर एक अजीब तरह का नकारात्मक माहौल जो है वो बिहार की धरती पर बनता हुआ जा रहा है। और कैसे बिहार की धरती पर बनता हुआ जा रहा है, जरा मैं दर्शकों के सामने रख देता हूं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार की चुनावी सभा में गए, मुजफ्फरपुर में, छपरा में, तो क्या बोला उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी ने बकायदा अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से इसको पोस्ट किया है। थोड़ा सा मैं इसको दर्शकों को जरूर बता देता हूं। वो मुजफ्फरपुर के लोग को याद दिला रहे थे 2001 में स्कूल जाते हुए एक छोटे से बालक को अपराधियों ने दिन दहाड़े किडनैप कर लिया था, और जब रुपए नहीं दे पाए तो वहां पर किस तरह से उस बच्चे के, छोटे से बालक के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। वो 2001 की घटना की याद दिला रहे। जरा देखते रहिए कि प्रधानमंत्री का भाषण बोरियत से भरा क्यों हो जाता है। फिर वो याद दिला रहे हैं कि जंगल राज में जो गाड़ियों के शोरूम लूट लिए जाते थे, यानी 2005 से पहले। उसके बाद वो जीविका की बात करते हैं, 11 वर्षों से बिहार में डबल इंजन सरकार की बात करते हैं, लालू राज के शासन में 38 नरसंहार हुए इसका जिक्र करते हैं, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, फिरौती का जिक्र करते हैं, एनडीए की सरकार बनाने की बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये तमाम चीजें जब नरेंद्र मोदी साहब कहते हुए नजर आते हैं, वो चंपा विश्वास का जो महिला थी, जो आईएएस की पत्नी थी, उसका जिक्र करते हुए नजर आते हैं। अब जरा बताइए इसमें कौन सी ऐसी चीज लग रही होगी जो प्रधानमंत्री मोदी कुछ नया बोल रहे हो, या प्रधानमंत्री मोदी कुछ अनोखा बोल रहे हो। कोई चीज लगी शिव जी, दर्शकों नहीं। को लगी। ये जो रिपीटेशन हो रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बड़े चिंतित है। और जो योगी साहब जाकर हिंदू मुसलमान करके उनको जिताने वाले थे, नीतीश कुमार ने ब्रेक लगा दिया। अब वो रैली में गए तो कल, लेकिन वो हिंदू मुसलमान की बात करने से बचते हुए नजर आए, बुर्के की बात करने से बचते हुए नजर आए। तो बीजेपी के उम्मीदवारों की समस्या बढ़ती जा रही है, उनके समझ में नहीं आ रहा कि बताइए, वही चीज आप बार बार आके सुनाते हो। आप ये नहीं बताते कि आपने 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया, आप ये नहीं बताते आपने कितने स्कूल, अस्पताल, कॉलेज दिए, आपने कितने हाईवे दिए, आपने कितनी ट्रेनें दी। वही पुरानी बातें। और इसीलिए नीतीश कुमार अब अपने आप को धीरे धीरे अलग कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद वो बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे। अब वो बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे। एक और चीज बता देता हूँ, आईएएस अधिकारी है ना मनीष वर्मा, जो जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन किए थे, उनका उत्तराधिकारी माने जा रहे थे। पिछले 3 महीने से हम लोगों की नजरें नहीं थी उनपे, मेन स्ट्रीम मीडिया की नजरें नहीं थी उनपे। क्यों? क्योंकि हम तो देख रहे थे कि राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह और संजय झा नीतीश कुमार ने दिल्ली भेजा, सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चलती रही। लेकिन इस पूरे टाइम मनीष वर्मा बाहर थे, और सूत्र ये बताते हैं कि बिहार में जेडीयू को चुनाव जितवाने की गोटी वो सेट करते हुए नजर आ रहे थे। और सीट बंटवारे पर भी जब पेच फंसा, नीतीश कुमार के मंत्री का जब टिकट कटा, तो मनीष वर्मा ही वो शख्स थे जो लेके नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे, और वो रोने धोने लगे। उसके बाद नीतीश कुमार ने संजय झा को बुला के हड़काया और अपने घर से भगा दिया था। तो मनीष वर्मा पर्दे के पीछे से तैयारी कर रहे थे। और तब हमें लगता है कि नीतीश कुमार पुराने अनुभवों से सीखकर दो चेहरे को सामने रखा कि जाओ बीजेपी से डील करते रहो, लेकिन अपने बड़े नेताओं को, दिग्गज नेताओं को उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी थी। और ये जो बैंकिंग वाली बात मैंने बताई ना आपको, कि जेडीयू की सीटों पर, 101 सीटों पर 60 से 80 हजार महिलाओं को फायदा, और बीजेपी की सीटों पर सिर्फ 20, 25, 30 हजार महिलाओं को फायदा। अगर वाकई इस तरह से हुआ है, तो ये नीतीश कुमार का तो आप मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं। चलिए देखते हैं, अभी इंतजार करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। दर्शकों का आभार, धन्यवाद, नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।